नमस्कार बच्चों। तो KRJ ज्ञान प्रवाह के इस साइंस चैनल में अभी साइंस इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज साइंस का बात करेंगे। आपका फिर से स्वागत है, केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कुंदन सर आपके साथ फिर से खड़े हैं। तो लास्ट क्लास केमिस्ट्री के इसी चैनल से हम लोगों ने बात किया था स्टोइचियोमेट्री का, और स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री का डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके थे। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि स्टोइचियोमेट्री का 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन मोल कंसेप्ट, थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल बेस था यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड था। पहले सेक्शन मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 डिफरेंट लॉ पर बात कर चुके हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप कभी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का। बस ये बोला जा सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस का चर्चा करना बेमानी है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री कहीं भी जाओ ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब मोल कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो आप क्यों पीछे छोड़िएगा। चलिए दौड़ के पकड़ते हैं मोल कंसेप्ट को, हम लोग दोनों मिल के पकड़ते हैं। अब किसी एक को ही उठा रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या, मोल कंसेप्ट क्या समझाता है आपको, और मोल कंसेप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इधर उधर की बातें छोड़िए, चलते हैं वापस मोल कंसेप्ट के पास। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोल कंसेप्ट यानी कि मोल की मौलिकता। आपके लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप में से जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में होंगे, बस 2 साल पीछे मुड़िए, क्लास 9th जाइए। तो क्लास 9th में भी ये चैप्टर आपके पास आया था। तो आप याद रखिए कि वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि मोल क्या है। तो आप सिंपल याद रखिए कि मोल है क्या, तो ये ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस है। अब ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस को ही हम मोल बोल रहे हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस दुनिया में हो, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट ही मोल है। आपको पता है कि हर चीज को मेजर किया जाता है। ऐसा कोई भी भौतिक चीज, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा जिसको मेजर ना किया जाए। उसी मेजरमेंट के दौरान अगर आप केमिस्ट्री में आते हो तो केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन के दौरान मान लो आप C+O2 और CO2 का फॉर्मेशन करते हो, तो यहाँ तो लिखा जा रहा है कि C+O2 और CO2 आखिर कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना बनाए। अब कितना बनाना है ये चीज़ का कैलकुलेशन हम जिस यूनिट के आधार पर करेंगे वही यूनिट मोल होता है। हर चीज़ को मापने का एक तरीका है। जैसे आप मार्केट कभी जाते हो, तो आप मार्केट जाते हो तो देखो एक ही दिन अगर आप मार्केट जाओ, देखना कितना तरह का यूनिट का आप यूज़ कर लेते हो। मान लो आप सब्जी खरीदने के लिए गए हो, मान लो आप आलू पोटैटो खरीद रहे हो, तो वहाँ पर आप जाते ही दुकानदार को क्या बोलेंगे कि 1 kg 2 kg 5 kg आलू दे दीजिए। आप जस्ट बगल में अगर कुछ ऐसा मिल्क कोई शॉप है, मिल्क शॉप पर जाओ और वहाँ पर अगर आपको मिल्क लेना हो, दूध लेना हो, तो आप तुरंत लीटर यूज़ कर लेते हैं। देखिए आप कितना जल्दी खुद को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तुरंत आप परिवर्तित हो रहे हैं। कहाँ केजी तुरंत लीटर में आ गए। और अगर आपको फल खाने का मन करेगा और बनाना की दुकान पर गए बनाना लेने के लिए, तो आप तुरंत वहाँ पर डजन लेते हैं, दर्जन यूज़ करते हैं। तो आप देखिए एक दिन दुकान जाके अलग अलग यूज़ कर रहे हैं आप। तो फिर अगर आप कभी केमिकल स्टोर जाइएगा, किसी लेबोरेटरी में जाइएगा, तो ना लीटर यूज़ होगा, ना केजी यूज़ होगा, ना डजन यूज़ होगा। तो वहाँ जो यूज़ होगा वही मोल यूज़ होगा। तो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री के इस परिवार में, केमिस्ट्री के इस वर्ल्ड में आप जिस यूनिट के द्वारा केमिकल सब्सटेंस का मेजरमेंट करते हैं वही मोल है। अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषणवाज डिफिनेशन का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आपको याद रखना है कि मोल इज़ यूनिट टू मेजर केमिकल सब्सटेंस। बात क्लियर है। अब देखिए अभी हम बात आपको बताएं डजन का। तो आप जब केला लेने के लिए, बनाना लेने के लिए जाते हो, तो आप बोलते हैं 1 डजन केला या बनाना, तो आपको 12 केला मिलता है। तो उसी तरह जब आप बोलते हैं मान लो कि 1 मोल, तो याद रखिएगा कि 1 मोल का वैल्यू 6.022 10⁻23 है। और इसी को हम एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। ये भी आप पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में ही आपको पढ़ा दिया गया है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करके ना आपके टाइम को जाया किया जाए, ना एफर्ट को बेकार किया जाए। इससे अच्छा इस एफर्ट का यूज़ हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में।
तो बात कर रहे हैं कि 1 मोल का वैल्यू हमेशा कितना होगा 6.022 10⁻23। ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई है, इसलिए इसका वैल्यू कभी भी इधर से उधर नहीं होने वाला। तो अगर आप यहाँ पर हम लिखना शुरू करें कि अगर 1 मोल सोडियम लेते हैं तो 1 मोल सोडियम का मीनिंग क्या होगा, तो 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम। उसी तरह अगर आप 1 मोल सोडियम के जगह 1 मोल CO2 ले लो, इसका भी मीनिंग क्या होगा, तो ये भी है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ CO2। अगर हम ज़बरदस्ती ही सही लेकिन अगर बोल दे 1 मोल पॉपुलेशन, ज़बरदस्ती, क्योंकि ये एक यूनिट हम यूज़ क्यों ना कर ले, अगर बोला जाए तो इसका अर्थ होगा 6.022 10⁻23 मैन। मैन वोमेन मत कीजिएगा, केवल ह्यूमन इंसान का बात किया जा रहा है। तो अगर आपसे कहीं भी मोल बोला जा रहा है तो मोल का अर्थ ये वैल्यू है। पता है कि इतना वैल्यू तो दुनिया में है ही नहीं, इतने इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती यूज़ किया जा रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में मोल का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मटेरियल उसका यूज़ करते हैं। तो पूरे केमिस्ट्री में हम लोग जिस यूनिट से सब्सटेंस को मेज़र करते हैं, पूरे केमिस्ट्री में जिस यूनिट से हम किसी भी सब्सटेंस को मापेंगे, यूज़ करेंगे, रिएक्शन में ले जाएंगे, वही यूनिट है मोल। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि मोल क्या है। तो आप पूरे का पूरा बात को भूल के एक बात याद रखना है कि मोल क्या है, तो एक यूनिट है जिसके द्वारा किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप मेज़र करते हैं। जैसे बताया गया कि C+O2 और CO2, तो कितना कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कितना CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, इस चीज़ को मापने में जिस यूनिट का यूज़ करेंगे वही यूनिट मोल है। अब मोल का चर्चा करने के दौरान आपके पास कुछ डिफरेंट छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, जैसे एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक मास का, और एटॉमिक मास के बाद चर्चा करेंगे एवरेज एटॉमिक मास और साथ में उसे आए वाले क्वेश्चन का। तो चलते हैं अलग टर्म में, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बोलता है ये लिख के मिटाना बड़ा बुरा लगता है, ये निगेटिव टाइम होता है। ऐसा रहता है कि लिखा रहता फिर लिखा रहता तो अच्छा होता। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास का, या यूनिट लिखिए तो कोई टेंशन नहीं। तो देखो एटॉमिक मास जो होता है एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। एक एटम का कितना मास है वही आपको निकालना। ये अभी के लिए काफ़ी आसान है। आज के हमारे मॉडर्न साइंस में, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आप आसानी से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से आप निकाल सकते हैं किसका कितना मास है। लेकिन 19th सेंचुरी में या उससे भी पहले इसको निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता था। इसलिए डिफरेंट रेफरेंस का यूज़ किया गया और रेफरेंस के यूज़ करके एटॉमिक मास को निकाला जाता था, मेज़र किया जाता था। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस को आप अगर मेज़र कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो आपके पास एक पैमाना होना चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए कि उसका यूज़ कितना, उसका अमाउंट का मास कितना है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा वहाँ पर एटम भाग लेगा। अब एटम भाग लेगा तो उस पार्टिकुलर एटम का मास आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक टर्म यूज़ किया गया एटॉमिक मास, और उसको यूनिट के टर्म में डाल दिया गया कि वो यूनिट है। तो अभी जनरली माना जाता है कि जो C12 है आपके पास, कि एटॉमिक मास is the 12th part of C12 कार्बन एटम। अब इस बात को समझना है कि हम आखिर लिख क्या रहे हैं, क्योंकि समझ में तो हमको आ रहा है, आपको भी तो समझना जरूरी है। तो देखिए बताया जा रहा है कि पहले ही बोल दिया गया, देखिए हर चीज़ बोर्ड में लिखा नहीं जा रहा है, कुछ आपके कान में भी पहुंचना चाहिए और कुछ आपके आंख में पहुंचना चाहिए। दोनों चीज़ आपके लिए दो ज्ञानेंद्रिया, दो सेंस ऑर्गन है, और दोनों का काम आप साथ साथ कर रहे हैं। तो बोर्ड पर आपको कुछ ही दिख रहा है, बाकी आपको कान में सुनाई पड़ रहा है। दोनों का आप पैरेलल यूज़ करना सीखिएगा। तो बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो एटॉमिक मास जो है, माना जा रहा है कि हर एटम का एक अपना पार्टिकुलर मास होगा। एटम के उसी पार्टिकुलर मास को हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट है वही एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसको मेज़र करने के लिए एक पैमाना माना गया कार्बन के 12th आइसोटॉप को।
आपको पता है आइसोटॉप के बारे में आप जानते होंगे कि आइसोटॉप ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है, एक ग्रुप ऑफ केमिकल स्पीसीज है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। अब जिनको आइसोटॉप नहीं पता इस बात को सुनिएगा, जैसे आप कार्बन पर गौर करो तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एविडेंस है कार्बन 12 का। और कार्बन 12 के एटॉमिक मास जो है कार्बन 12 के मास के 12वें भाग को एक यूनिट मान लिया गया। अब इस पैमाना के आधार पर ही देखा गया कि उससे मल्टीप्लाई करते चले गए और बाकी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम निकाल लिए। तो यहाँ देखा गया कि 12th पार्ट यानी कि C12th पार्ट ऑफ C12 इसका वैल्यू तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। अब ये जो है कार्बन 12 के 12वें भाग का ये वैल्यू है और इसको यूनिट लिखने के दौरान हम लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक यूनिवर्सिटी भी है जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो मत पढ़िए। तो अब आपके जेहन में आएगा कि ये लिखा क्या गया। हम बात फिर से वही कर रहे हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो एटम का एक अपना पार्टिकुलर मास होगा। अब एटम का पार्टिकुलर मास को आप कैसे यूज़ कीजिएगा उसका एक पैमाना होगा। जैसे मोल का एक पैमाना था कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23, उसी तरह एटम के एटॉमिक मास को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक पैमाना मेरे पास आएगा और वो पैमाना होगा 1 AMU, एक यूनिट होगा जिसका वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। इसको आप जनरली 1.66 ही यूज़ कीजिएगा। अब इसके आधार पर इसी से मल्टीप्लाई करके आगे मान लीजिए 16, अगर आप ऑक्सीजन का देखिए तो एटॉमिक मास 16 है। अब ये कैसे किया गया, तो इस वैल्यू का 16वां जो गुना होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का जिसका भी निकालेगा इसी से निकाला जाए। अब आपके जेहन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के 12 का ही हम क्यों यूज़ किए। तो सबसे पहले C12 ही नहीं आया था। स्टार्टिंग में जब एटॉमिक मास यूनिट निकालने का कोशिश किया गया तो हाइड्रोजन लिया गया, फिर हाइड्रोजन में बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो ऑक्सीजन यूज़ किया गया। ऑक्सीजन से प्रॉब्लम आया तो फिर कार्बन पर लाया गया और कार्बन पर देखा गया कि ठीक ठाक चल रहा है। ये कार्बन का यूज़ किया गया 1961 से 1961 में सबसे पहले कार्बन को आईपेक सिस्टम के द्वारा कार्बन के 12th पार्ट को AMU का यूनिट मान लिया गया। अभी रिसेंट में नवंबर 2018 में फिर से मोल को डिफाइन करने का कोशिश किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके NCERT में अभी भी यही चलेगा, C12 भी चलेगा, लेकिन आप एकदम अपडेट रहिए। उस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि आईपेक का फिर से बैठक करके मोल को फिर से डिफाइन किया गया और मोल के बारे में केवल इतना याद रखना है, आपको बोला गया है कि मोल इज़ द वैल्यू ऑफ 6.022 10⁻23 और साथ में कार्बन के जगह सिलिकॉन का यूज़ करने का बात किया गया। जैसे आपको बताया गया कि पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से चलते हम ऑक्सीजन पर पहुंचे, ऑक्सीजन के बाद कार्बन को लिया गया और अब तक कार्बन ही चल रहा है हमारे टेक्स्ट बुक में। लेकिन आपको याद रखना है कि अब आईपेक सिस्टम की तरफ से कार्बन के जगह सिलिकॉन का यूज़ किया जा रहा है एटॉमिक मास यूनिट निकालने में। एवोगाद्रो वैल्यू निकालने में भी हम सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं। ये नवंबर 2018 के बाद का बात आपको बताया जा रहा है, एकदम अपडेट है। अब देखिए यहाँ पर एक और मामला ये उठता है, एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास से पहले एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि अभी जो आप AMU पढ़ रहे हैं, अब AMU नहीं लिखा जाता है। AMU के जगह केवल और केवल U लिखा जाता है, यानी कि यूनिफाइड वैल्यू U का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो याद रखिएगा, यहाँ पर डाल्टन यूज़ किया जाता है। ये तीनों सेम चीज़ है, जो AMU है वही U है और वही डाल्टन है। जब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो सेल में देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जगह जगह डाल्टन का यूज़ किया जाता है। वैल्यू उसका भी वही होगा। डाल्टन, U या AMU तीनों का वैल्यू 1.66056 10⁻⁻24 ही होता है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पर और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के दौरान क्लियर हो जाता है। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास का क्या फंडा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बोला गया C12 के बारे में, लेकिन आपको पता है कि कार्बन का अलग अलग आइसोटॉप होता है। अब कार्बन का अगर अगला अलग आइसोटॉप है, मान लीजिए हम देखते हैं कि कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। अब
कार्बन अगर अलग अलग है तो सबका अगर 12th पार्ट का ही बात करें तो अलग अलग आ सकता था। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका डिफरेंट आइसोटॉप हो, वहाँ पर एटॉमिक मास निकालने की जगह हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास निकाल के एक एवरेज वैल्यू को ही उसका एटॉमिक मास मान लिया जाता है। जैसे आप कार्बन के केस में देखिए कि अधिकांश वैल्यू जो कार्बन है वो C12 है, इसलिए जो वैल्यू आता है वो लगभग कार्बन 12 के बराबर ही आ जाता है, लेकिन ये एवरेज एटॉमिक मास से निकाला जाएगा। अब एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंट कोई एक एटम है X, मतलब उस X का, या ऐसे मान लो कि कार्बन का ही ये C12 है, ये C13 है और ये C14 है। मान के चल रहे हैं कि इसका परसेंटेज 50% है, ये 25% है और ये 25% है। अब अगर ये इतना परसेंटेज दिया हुआ है तो सबका हम देखेंगे कि नेचर में अगर ये इतना परसेंटेज दिया हुआ है तो इसका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और एवरेज वैल्यू निकाल के ही हम बात करेंगे कि उसका एटॉमिक मास कितना आया होगा। इसी एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर IIT 2009 में एक क्वेश्चन आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलते उस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसका लैंग्वेज भले चेंज हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हम कहीं से नहीं डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, आप चेक कीजिएगा कि 2009 में वो क्वेश्चन है या नहीं है। उस 2009 में देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था। एक हवा होता है, एक फोबिया होता है कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, बनेगा या नहीं बनेगा। आप देखिए कि कितना जीरो लेवल से क्वेश्चन को उठाया गया है, केवल सिंपल कैलकुलेशन बताया गया। आपको याद क्या रखने बोल रहे हैं कि इस एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। एवरेज एटॉमिक मास का अर्थ है कि कोई भी एलिमेंट जब अलग अलग आइसोटॉप में रहता है तो उसका वैल्यू अलग अलग आता है। अब उसके बीच के एटॉमिक मास को हम एवरेज वैल्यू के रूप में निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट क्लियर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन IIT 2009 का था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 2009 IIT। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि आयरन का 3 वैल्यू है, 3 आइसोटॉप है। एक आयरन 54 होता है, एक आयरन 56 होता है और एक आयरन 57 होता है। मतलब ये आयरन का 3 आइसोटॉप है। सब में जनरली लिखने के दौरान यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आप ये गलत क्यों लिख रहे हैं। ऐसा ही आयरन पाया जाता है। अब तीनों आयरन का जो एवरेज एबंडेंस है, एवरेज एबंडेंस इज 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन यही था कि व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। यही क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले ये परसेंटेज में दिया हुआ, तो टोटल मामला कितना हो जाएगा, 100 का होगा। अब देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एक 54 है, दूसरा 56 है, तीसरा 57 है। तो जब आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए 54 के लिए कितना परसेंटेज दिया हुआ है, तो 54 के लिए दिया हुआ 5%, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से। प्लस देखो कि 56 के लिए कितना परसेंटेज दिया हुआ है, तो 90%, और प्लस आ रहा है 57 के लिए कितना परसेंटेज दिया हुआ है, तो 5%। अब टोटल कितना में दिया है, तो 100 में। आप इसको कैलकुलेट कर लो, यही सिंपल वैल्यू है। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो जितना तरह का आइसोटॉप है, तो यहाँ 3 आइसोटॉप है, 54, 56, 57। 54 का वैल्यू कितना है, 5%, 56 का वैल्यू कितना है, 90%, 57 का वैल्यू कितना है, 5%। जब आप इसको सिंपल कैलकुलेट करोगे तो सिंपल कैलकुलेट करके ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना 55.95 ही आएगा। मतलब यहाँ से क्लियर आ रहा है कि आयरन का एवरेज एटॉमिक मास 55.95 और इसी को ऑन एवरेज हम 56 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ से आपको क्लियर क्या समझ में आ रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट तब लागू होगा जब कोई एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में हो
और जब वो डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में हो तो आप उसका एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कोई एक वैल्यू का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो उस दौरान हम एवरेज लेते हैं और एवरेज उसी के अनुसार आता है, उसी के लगभग आ जाता है जो सबसे ज़्यादा है। तो आप गौर कीजिए कि 90% कौन है, 56 है, यहाँ भी वैल्यू देखिए आ रहा है लगभग 56। इस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन आया, काफ़ी दमदार क्वेश्चन था 2015 में। बार बार बता रहे, केवल ये हो सकता है कि इसमें भी चेंज हो जाए, ईयर 2015 की जगह 13 हो गया हो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, मेन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये देखिए अभी जो लिख रहे हैं क्वेश्चन तो आईआईटी का, लेकिन 2013 का है कि 15 का है कंफर्म नहीं है। और लैंग्वेज 100% चेंज होगा, क्योंकि लैंग्वेज पर नहीं जाते, उसके भावना को समझिए, आत्मा को समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि कोई एक इंसान है, कोई एक मनुष्य है जिसका वेट जो है वो 75 kg है, ठीक है। तो मामला ये था क्वेश्चन में कि वेट ऑफ ए मैन is 75 kg, in which 10% 1H1 by weight. What will be change in their weight when 1H1 convert into 1H2। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब बोला क्या जा रहा है, कोई एक ह्यूमन है, कोई एक इंसान है, कोई एक मनुष्य है जिनका वजन कितना है, तो 75 kg है। अब इस 75 kg में हाइड्रोजन कितना है, 10% हाइड्रोजन उनके बॉडी में है। अब बोल क्या रहे हैं कि ये 10% हाइड्रोजन जो है शुरुआत में किस आइसोटॉप में, तो 1H1 में है। ऐसा हाइड्रोजन है जब एटॉमिक नंबर 1 तो रहेगा ही, मास भी 1 होगा। अब बोला जा रहा है कि उनके बॉडी वेट में कितना चेंजिंग आएगा जब 1H1 कन्वर्ट हो जाएगा 1H2 में। अब इस बात को समझने पर आप गौर कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। एक होता है 1H1, दूसरा है 1H2 एंड तीसरा है 1H3, जिसको आप प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन 1H1 कन्वर्ट करके चला जा रहा है 1H2 में। अब 75 kg में 10% हाइड्रोजन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, अपने आप ये क्वेश्चन बन जा रहा है। आपको कॉपी लगा, पेन का यूज़ करने का जरूरत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, और 4 मार्क्स आपका रिजर्व हो रहा है। अब यहाँ पर 1H1 से कन्वर्ट हो जा रहा है 1H2 में। किस में चेंजिंग हो रहा है, तो मास में चेंजिंग हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आप रिप्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी एटम में नीचे साइड में, बॉटम में उसके एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और ऊपर में यानी कि टॉप पर उसके मास को लिखते हैं। अब मास में देखिए चेंजिंग कितना हो रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है, और ये टोटल कितना हो रहा है, 10% है। 75 का 10% कितना होगा, 7.5 होगा, तो चेंज भी कितना हो जाएगा, 7.5 kg चेंज होगा। बात को फिर से समझते हैं। बोला जा रहा है कि टोटल वेट कितना है, तो वेट इज इक्वल टू 75 kg। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 10% ऑफ 75, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5 kg। मतलब हाइड्रोजन तो 7.5 kg है, 1H1 जो है 7.5 है। अब हाइड्रोजन 1H1 से कन्वर्ट होके कहाँ चला जा रहा है, 1H2 में। मतलब हर हाइड्रोजन 1 से 2 बढ़ जा रहा है। तो जब 1 से 2 बढ़ रहा है तो ये 7.5 भी 7.5 बार बढ़ेगा। मतलब टोटल वैल्यू नया कितना हो जाएगा, वो 15 होना चाहिए। मतलब नया वैल्यू कितना होना चाहिए, 7.5। तो आप मान सकते हैं कि सिंस कन्वर्सन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो 1H1 से 1H2, मतलब मास में चेंजिंग आ रहा है। देयरफॉर चेंज इन मास, चेंज इन वेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 7.5 kg होना चाहिए। मतलब एक हाइड्रोजन के चेंज होने से उनकी बॉडी में कितना का चेंजिंग आएगा, तो 7.5 kg का चेंजिंग आने वाला होगा। ये 2 सैंपल क्वेश्चन था जो कि आईआईटी में एटॉमिक मास से रिलेटेड आया था। अब एक टर्म और आता है ग्राम एटॉमिक वेट
और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको सिंपल भाषा में हम मॉलिक्यूलर मास का यूज़ करते हैं तो समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, या ग्राम एटॉमिक मास क्या है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आज ही इसी वक्त करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट है ग्राम एटॉमिक मास का। तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में देखिए बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा है। बोला गया इससे पहले आप लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़े। एटॉमिक मास यूनिट का अर्थ था एक एटम का मास। ध्यान से बात को समझिएगा। एटॉमिक मास यूनिट का अर्थ था एक एटम का एटॉमिक मास। यहाँ पर जब हम ग्राम एटॉमिक मास का वर्ड यूज कर रहे हैं इसका अर्थ होगा 1 मोल का उसका मास। यानी कि कोई भी एटम जब आप 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल एटम का जो मास होगा वही उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा और इसके यूनिट में हम लोग ग्राम का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर लिखना है आपको सिंपली कि मास ऑफ 1 मोल एटम। अब दोनों में बार बार बताया जा रहा है कि चैप्टर पढ़ के बच्चा को समझ में नहीं आता है कि एटॉमिक मास यूनिट ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास यूनिट का अर्थ है किसी एक एटम का जो मास होगा और ग्राम एटॉमिक मास का अर्थ बता रहे कि 1 मोल एटम का जो मास होगा। अब 1 मोल एटम के मास जो होगा वही क्या कहला रहा है, ग्राम एटॉमिक मास। और ये हमेशा इसका वैल्यू होगा उसके एटॉमिक वेट के बराबर, केवल हम उसका ग्राम करेंगे। जैसे आप देखिए अगर आपसे बोला जाए कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, इसके साथ हम यूज कर देंगे 12 ग्राम। अगर आपसे बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अगर आपसे बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम तो ये कितना हो जाएगा 27 ग्राम। मतलब केवल जब आप ग्राम लगा देते हो एटॉमिक मास में तो वही कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 1 मोल के मास को। अगर कार्बन का 1 मोल आप लेते हैं तो उसके पास टोटल वेट कितना हो जाएगा 12 ग्राम। अब इसी चीज को जब हम मॉलिक्यूलर मास के रूप में यूज करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पर आपको पता है कि मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे हो रहा है, एटम और एटम के मिलने से। तो एटम और एटम के मिलने से अगर मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है तो उसके एटॉमिक वेट को भी एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो वहाँ से मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। मान लो यहाँ पर आपके पास है H2O। H2O एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है। अब इसके मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू वही होगा जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का सम होगा। तो अगर हम यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, टोटल हाइड्रोजन कितना है इंटू 2, एक ऑक्सीजन कितना होगा 16, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 18 ग्राम। अगर आप यहाँ पर मान लो लेते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप CO2 का निकालते हैं तो CO2 निकाल रहे हैं तो CO2 में कितना मोल आपको दिख रहा है, 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन। अब कार्बन का 1 मोल किसके बराबर होता है 12 के बराबर, ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर होगा 16 का। टोटल कितना ऑक्सीजन आपके पास है तो 2, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब एक बच्चे के बीच में एक फोबिया और होता है, एटॉमिक नंबर तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है, एटॉमिक मास में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप 1 to 20 तक तो कम से कम मॉलिक्यूलर मास को आसानी से याद कर सकते हो। बाद में जो भी होगा वो हम पढ़ने के दौरान इंपॉर्टेंट एटम और उसके एटॉमिक मास आपको याद करा देंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा एक सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं जिससे कि आप एटॉमिक मास को आराम से याद कर पाइएगा और इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप तो कभी भी मिटा सकते हैं क्योंकि आप कभी भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं आपके इजाज़त से, बोलते हैं ना ड्यू परमिशन, तो ये आपके परमिशन से हम ये काम कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास निकालने का आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा है। यहाँ पर एटॉमिक मास निकालने के दौरान हम एक यूज़ करते इवन और ओड वैल्यू।
ये पहले बता दे रहे, इसमें एक्सेप्शन आएगा क्योंकि ये सिंपल एक ट्रिक है, एक एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया चीज़ है। आप इसको लेके केस मत कर दीजिएगा मेरे ऊपर कि सर आप ऐसा बोले ऐसा आ गया और आप सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एटॉमिक मास में हम बात करेंगे कुछ ऐसा एटम, यानी कि जब व्हेन एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर इवन में हो, और दूसरे तरफ यूज़ करेंगे कि व्हेन एटॉमिक नंबर ओड में हो। अब एटॉमिक नंबर इवन और ओड का अर्थ वही है कि जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास लिथियम है, आपके पास बोरोन है, यानी कि 135, तो ये क्या हो गया ओड वैल्यू। और जब आपके पास हीलियम आ जाए, आपके पास बेरिलियम आ जाए, आपके पास ऑक्सीजन आ जाए, तो वो क्या आ जाएगा इवन। तो बोला जाता है कि अगर आपके पास इवन हो तो उस दौरान एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू 2 होगा। ये सिंपल फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपके पास हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब जब हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास 2 क्या होता है इवन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 × 2 = 4, यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। अगर आप मान लो मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 भी क्या एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम एटॉमिक मास = लिखेंगे 2 × 12 = 24। अगर आप सिलिकॉन ले लेते हो तो सिलिकॉन 14 है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास = 2 × 14 = कितना आएगा, तो 28। यहाँ पर आगे पीछे लिख दिए 2, यहाँ पहले लिख दिए, इसलिए पहले बता दे रहे, मत समझिएगा कैसे लिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ओड में, तो ओड में भी आपको कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर याद रखना है कि एटॉमिक मास = एटॉमिक नंबर इंटू 2 और +1 के बराबर होगा। मतलब उसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में 1 जोड़ दीजिए। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब नाइट्रोजन 7 है और 7 क्या होता है ओड होता है, तो आप यहाँ यूज़ कीजिएगा 2 × 7 और +1 = कितना वैल्यू आएगा, तो 15। ऐसे नाइट्रोजन 14 भी होता है, 15 भी होता है, अधिकांश 15 होता है, वही आ रहा है। जैसे आपके पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 होता है, ये भी देखिए ओड है, तो ओड जब है तो कितना आएगा 2 × 13 + 1 = 27 आता है, वही आपको पता है। अगर आप फास्फोरस लेते हो तो फास्फोरस 15 है, तो ये 2 × 15 + 1 = कितना आएगा, तो 31। तो यहाँ पर ओड और इवन के इस कॉन्सेप्ट से आप कम से कम 1 to 20 तक का यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली 1 to 20 के लिए ही है, पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि अब आप जैसे आयरन में चले जाइएगा तो आयरन में देखिए आयरन 26 होता है, वहाँ 56 आएगा, आना तो 53 सॉरी कितना 52 आना चाहिए। तो ये 1 to 20 तक के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, उस पर आप यूज़ कीजिएगा, बाकी ये रूल फेल कर जाता है। इसलिए आपको पहले ही हम प्रिकॉशन लेके बोल रहे हैं। अब इसके आधार पर हम 1-2 मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के, वैसे मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी है जो कि डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं उस क्वेश्चन को करके। जैसे एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से पहले मान लीजिए आपसे लिखा जा रहा है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपको निकालना है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपको निकालना है, तो आप देखिए कि मॉलिक्यूलर मास है, सबके एटॉमिक मास को आपको क्या करना है, सम ऑफ करना है, सबको जोड़ना है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, ये 3 चीज़ दिख रहा है। हाइड्रोजन के बारे में पता है कि इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है, लगभग 1 ही है। सल्फर के बारे में पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, और ये 16 है तो इवन नंबर है, मतलब मास क्या होगा 16 × 2 = 32 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये 8 × 2 = कितना होगा 16 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना है 1 है। अब आप इसका जब निकाल रहे हो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने के दौरान हम जितना मोल है उसको मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका 2 मोल लिया गया। सल्फर यहाँ कितना आ रहा है, तो सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन 16 है इंटू 4 मोल, मतलब इंटू 4। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये कितना 64, ये 32 + 96 एंड ये 2 कितना हो जा रहा है, तो 98।
एक बात आप याद रखिएगा इसको कि SO4 जो होता है, इस SO4 का वैल्यू ही 96 होता है। थोड़ा जल्दीबाजी में जब क्वेश्चन बनाएगा तो याद रहेगा, क्योंकि ये सल्फेट है और सल्फेट बहुत जगह आपको मिलेगा। कभी H2SO4 मिलेगा, कभी CaSO4 मिलेगा, कभी ZnSO4 मिलेगा, कभी CuSO4 मिलेगा, कभी MgSO4 मिलेगा। तो हर जगह आप आगे वाले को केवल निकाल के आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम में सेकेंड भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप टाइम बचाने के लिए याद रखिएगा कि सल्फेट का वैल्यू 96 होता है। अब इसमें हमको जिसको ऐड करना है ऐड करके हम निकाल लेंगे। उसी तरह आप एग्जाम में अपने आप को फास्ट करने के लिए कुछ कुछ का याद कर लो, जैसे कार्बोनेट का याद कर लो, सल्फेट का याद कर लो, सल्फाइड का याद कर लो, नाइट्रेट का, नाइट्राइड का, जितने भी इंपॉर्टेंट रेडिकल है उसका आप मॉलिक्यूलर मास अलग से निकाल के रख लो। जैसे एग्जाम में आएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट करेगा आपके कैलकुलेशन को। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, अभी कौन से एग्जाम में आया याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। बोला जा रहा है कि आपके पास 294 ग्राम H2SO4 है। अब इस 294 ग्राम ऑफ H2SO4 में ईच एलिमेंट कितना कितना मोल में लिया गया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं तो देखिए यहाँ पर H2SO4 लिया गया, इस H2SO4 में देखिए कितना कितना मोल है। हाइड्रोजन 2 मोल है, सल्फर 1 मोल है, ऑक्सीजन 4 मोल है। निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है कि 294 ग्राम जब होगा, 294 होगा, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल होगा, किसका किसका, ईच एलिमेंट। तो ईच एलिमेंट का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब आप सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल H2SO4 का में कितना ग्राम है, और उससे फिर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। तो आप गौर कीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको क्या पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अभी कुछ देर पहले आप निकाले कि ये 98 ग्राम है। क्लियर, मतलब H2SO4 का ये मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98 है। और बताया गया कि जो एटॉमिक मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है, वो 1 मोल का बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल H2SO4 कितना होगा, तो मास ऑफ 1 मोल H2SO4 भी 98 ग्राम ही होगा। तो 1 मोल में 98 ग्राम है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 294 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मोल तो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल इन 294 ये कितना हो जाएगा, तो 294 बाई 98 इक्वल टू 3। मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है, तो 3 मोल आ रहा है। अब आप गौर कीजिए, इस क्वेश्चन को पीछे की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 जब 1 मोल आप ले रहे हैं, इधर हम थोड़ा पीछे हट जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप 1 मोल H2SO4 ले रहे हैं, तो इस 1 मोल H2SO4 में आपको एक काम करते हैं, ऊपर इसको मिटा दे रहे हैं, आपके लिए स्पेस बन जाएगा। क्वेश्चन को वहाँ बनाते हैं, थोड़ा इधर उधर लिखने का आदत बन गया। देखिए क्वेश्चन यहीं तक था, चलो उधर फ्री कर दिया। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऊपर से नीचे मत आइएगा। हम देख रहे हैं कि जब आप ले रहे हैं 1 मोल H2SO4, तो 1 मोल H2SO4 में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 मोल हाइड्रोजन, साथ में क्या दिख रहा है, 1 मोल सल्फर, और क्या दिख रहा है, 4 मोल ऑक्सीजन। ये आपको कितना में दिख रहा है, 1 मोल में। इस क्वेश्चन में टोटल कितना मोल दिया हुआ, 294 ग्राम दिया था, उसका अर्थ कितना मोल होगा, 3। तो देयरफॉर आप निकाल सकते हैं कि 3 मोल H2SO4 में क्या होगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 इक्वल टू 6 मोल। उसके बाद आपके पास क्या होगा, 2 × 3 6 मोल क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। 1 था तो 1 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मोल आपके पास आ जाएगा सल्फर, और 4 × 3 इक्वल टू 12 मोल क्या आ जाएगा आपके पास, तो 12 मोल ऑक्सीजन। ये ही क्वेश्चन था, कितना कितना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने में, लैंग्वेज समझने में आपको प्रॉब्लम होगा कि आखिर क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन केवल आपको
एग्जाम में उलझाने का प्रयास कर रहा था कि जब 294 ग्राम ऑफ सल्फर लीजिएगा तो उसमें मोल कितना कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको केवल याद रखना है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों के कंसेप्ट को समझना है कि कोई भी एटम अगर ले रहे हैं तो उस एटम का 1 मोल का जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। 1 मोल कार्बन इजकल टू 12 ग्राम, तो 8 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इजकल टू 12 ग्राम। उसी तरह जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना होगा वही उसका 1 मोल होगा। तो जो हम 98 लिखते हैं H2SO4 का वो 1 मोल H2SO4 है। यहाँ पर 294 का बात कर रहा है मतलब 3 मोल है। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन आराम से बना। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर हम चलते हैं, आज के क्लास को ऑफ करेंगे और चलते चलते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, वो आपको खुद से सोचना है कि क्या होगा। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर अगले दिन के टॉपिक को हम आपके पास रख के चले जाएंगे कि कम से कम टॉपिक से भूख तो बचा रहा है। देखो सिंपल बोला जाता है कि अगर आपको जो काम करना हो वो काम पूरा मत करो, थोड़ा थोड़ा छोड़ के करो। बोलिएगा अल्टर अल्टर बात काहे करते, इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि मान लो आपको अगर 10 रसगुल्ला खाने का अगर कैपेसिटी हो, अगर 10 रसगुल्ला तक स्वाद हो ना, अगर 11 रसगुल्ला खाओगे तो स्वाद नहीं लगेगा। और 9 रसगुल्ला के बाद अगर कोई प्लेट आपसे छीन लेना तो टेस्ट बना रह जाएगा, अगले दिन तुम उसको छोड़ेगा नहीं एक और रसगुल्ला पाने के लिए। तो अगर कभी अगर 10 घंटा पढ़ना हो तो 9.5 घंटा पढ़ के सो जाना, देखना अगले दिन जल्दी उठेगा उस आधा घंटा को मेकअप करने के लिए। तो चलो इस बकवास के बीच में हम क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4। मतलब 1.6 ग्राम CH4 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ भी हम लोग एटॉमिक वेट का बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का बात करेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट का बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सबके एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और एटॉमिक वेट के बराबर होगा तो मोल के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि आपके पास दिख क्या रहा है। तो यहाँ पर CH4 1.6 ग्राम लिया हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 यहाँ से आ रहा है 16 ग्राम। कैसे आ रहा है, तो कार्बन का वैल्यू कितना होता है 12, हाइड्रोजन का वैल्यू होता है 1। तो 12 + 1 × 4 कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ हमको दिख क्या रहा है, तो सिंस 16 ग्राम CH4 अगर ये ऐसा है तो इसके पास टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आपको दिख रहा है, ये ना दिख रहा है। कार्बन अगर 6 है तो 6 उसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना एटॉमिक नंबर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। ये तो सिंपल फंडा है। अगर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 1 है, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है। फंडा को ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। कोई भी एटम अगर है, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन पर गौर करो, 1.6 ग्राम CH4 बोला जा रहा है। अब CH4 में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो कार्बन अगर 1 है तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 6। हाइड्रोजन 1, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 है। मॉलिक्यूलर वेट का अर्थ क्या होता है उसका 1 मोल। तो 16 ग्राम CH4 के पास टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है 1.6 ग्राम बोला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सिंस 16 ग्राम CH4 = 1 मोल होता है। बार बार बता रहे हैं कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल है, जो उसका एटॉमिक मास है वो भी 1 मोल है। तो यहाँ पर 16 ग्राम = क्या हो जाएगा 1 मोल। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं 1.6 ग्राम CH4, तो ये 10th पार्ट है, तो ये भी तो 10th पार्ट होगा। इसमें कैलकुलेशन का कौन सा बड़ा बात है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 0.1 मोल, ये ना हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि 16 ग्राम के पास अगर 1 मोल था तो 1.6 के पास कितना हो जाएगा 0.1 मोल होगा। अब आप सिंपल सोचिए कि 1 मोल के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसका 10th पार्ट में आइए कि 0.1 के पास कितना हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि सिंस 1 मोल CH4 = 16 ग्राम CH4
इजकल टू 10 इलेक्ट्रॉन, यही चल के आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आप सॉरी इसको उल्टा इस फॉर्म में लिख दो कि आप देख क्या रहे हैं कि 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4 में कितना है, तो इसके पास हो रहा है 1 मोल, और इस 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1.6 ग्राम CH4, ये कितना हो गया, इसका 1/10 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1/10 होगा, मतलब 0.1 मोल, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब आपके पास चलते चलते एक क्वेश्चन आपको सोचने के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग 612 बोलते हैं, तो 612 का 12th पार्ट जो होता है उसका वैल्यू होता है 6.022 10⁻23। लिखेंगे नहीं, आप चर्चा कीजिएगा खुद से कि अगर हम 612 के जगह 12th पार्ट के जगह छठा पार्ट का यूज़ कर दें, जैसे 12वां पार्ट का यूज़ करते हैं, 12 का 1/12 लेते हैं, तो अगर कार्बन का 1/6 ले लेंगे तो क्या एवोगाड्रो नंबर चेंज होगा या वही रह जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि जब हम एवोगाड्रो नंबर निकालते हैं तो 6.022 10⁻23 निकालते हैं, और ये 1 एवोगाड्रो नंबर 1 मोल कहलाता है जब कार्बन का 12वां भाग आप निकालें, या सिलिकॉन से आज निकालते हैं या पहले ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से निकाल देते हैं। तो क्या हम कार्बन के 12वें भाग के जगह कार्बन का छठा भाग का यूज़ करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर चेंज होगा या नहीं होगा। आप सोचिएगा, इस पर अगले क्लास में मंथन करेंगे, सोचेंगे। केवल आपको चलते चलते बता दें कि अगला दिन क्या होने वाला है। तो अगला दिन हमारा टॉपिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अधिकांश न्यूमेरिकल का रास्ता खुल जाता है। तो हम अगले दिन चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, और मोल से डिफरेंट बात याद रखेंगे। और बोला जाता है ना कि मोल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी के चेहरे पर भी मोल उसका आइडेंटिटी बताता है। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में फॉर्म में भराया जाता है कि आपके बॉडी पर कोई मार्क वगैरह है या नहीं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आइडेंटिटी मार्क दिया जाता है वो मोल ही दिया जाता है। फेस पे मोल, लिप पे मोल, आँख पे मोल, फोरहेड पे मोल, वही ये मोल है। मोल को मत छोड़िएगा। केमिस्ट्री का आइडेंटिटी है, आपका भी आइडेंटिटी बन सकता है। तो अगले दिन मिलते हैं इसी चैनल पर। ये नहीं बोलेंगे इसी समय में, समय कुछ और हो सकता है। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इच्छा हो तो शेयर कीजिए। आपका इच्छा भले ना हो, मेरा इच्छा है कि आप शेयर भी कीजिए। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आप तो कर चुके हैं, आपको थोड़े बोलेंगे कि आप कीजिए। आप कर चुके हैं, आप करवाइएगा। हमसे जुड़े रहिएगा, मिलते रहिए, आप बात करते रहेंगे। तब तक आपको फिर वही बात, टेक केयर।